हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं जो प्लेटफॉर्म की तरफ से आता है। इसमें 12 सेट है और 7 नंबर सेट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग समान अध्ययन यानी जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं और बहुत डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका हम लोग बहुत डिटेल में देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो था वह 1995 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका स्थापना, एक चीज आप याद रखिएगा, जो नागपुर योजना है, नागपुर योजना जो है, देखिए आजादी से पहले की योजना है। तो हम लोग को ये लगता है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लगता है कि ये आजादी से संबंधित कुछ योजना होगी, लेकिन ये सड़क परियोजना से संबंधित था जो 20 साल तक चला था। किससे? सड़क योजना था, नागपुर योजना सड़क योजना था और यह 20 साल तक चला था। कब? 1943 से लेकर 1963 तक चला था। 1943 से 1963 तक ये योजना चला था। नागपुर योजना का संबंध किससे है? सड़क से है। भारत में 2% जो जितने भी नेशनल हाईवे है वो पूरे सड़क का, भारत सड़क का मात्र 2% है नेशनल हाईवे, और जो जितने भी परिवहन होता है हमारे देश में उसका 40% परिवहन नेशनल हाईवे की तरह होता है। यानी पूरे देश के 2% सड़क 40% परिवहन को कंडक्ट करती है, उस पर चलती है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है, जो श्रीनगर से चलकर कन्याकुमारी तक जाता है और इसका टोटल लंबाई 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। सड़क से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन महानगरों को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाया गया था 1999 में, इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, और ये 4 महानगरों को जोड़ता है। एक दिल्ली, फिर मुंबई, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, 4 महानगरों को ये जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको चालू किया गया था। चलिए, सर्वाधिक सड़क घनत्व किस राज्य में? केरल में सर्वाधिक सड़क घनत्व है। और ये हो गया फैक्ट इससे संबंधित। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? क्रांति किससे संबंधित है? तो यह तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से है। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। और बादामी क्रांति का संबंध मसालों से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। ओके, मसाला यहाँ पे हो गया। और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है, प्याज से भी है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से भी है, झींगा मछली से। श्वेत क्रांति दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। अब भारत में जो एस एस स्वामीनाथन है, एस एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसे? एस एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिनका हाल ही में 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति किस चीज से संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध है अनाज से, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था। अनाज से संबंधित है और हरित क्रांति से सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? 10% जो कॉफी है वो निर्यात की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश दुनिया में कौन है? ब्राजील है। ठीक है, कौन है? ब्राजील है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी पे होता है। नीलगिरी पहाड़ी पर भी कॉफी का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में नहीं है। नीलगिरी पहाड़ी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। ओके, विश्व के कहवा का मंडी का किसको बोलते हैं? साओ paulo को। साओ paulo को कहवा का मंडी बोला जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके, और कहवा का पात्र ब्राजील को किसका बोला जाता है? कहवा का पात्र बोला जाता है। कहवा का पात्र किसको, किस देश को बोला जाता है? ब्राजील को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वह किस देश की सहायता से, तो वह स्थापित किया गया था इंग्लैंड की सहायता से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। और किस पंचवर्षीय योजना में इसको चालू किया गया था दुर्गापुर? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में 2 और भिलाई भिलाई इस्पात और भिलाई और राउरकेला, भिलाई और राउरकेला भी स्थापित किया गया था। किसके? सेकेंड में। या सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित है। महानलोबिस मॉडल पे आधारित है, ये भी याद रखिएगा, पीसी महानलोबिस के मॉडल पे आधारित है। ठीक है, राउरकेला जो कारखाना है यह किसके सहायता से? जर्मनी के सहायता से बनाया गया था। यहाँ पे जर्मनी के सहायता से राउरकेला बनाया गया था। और जो भिलाई और बोकारो जो बनाया गया था वो रूस के सहायता से। भिलाई किसके सहायता से? रसिया के सहायता से बनाया गया था। लेकिन
जो बोकारो है, बोकारो इस्पात जो केंद्र है, ये भी किसके, जो झारखंड में, ये भी रसिया के सहायता से बनाया गया था, लेकिन ये जो है यह थर्ड पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? थर्ड पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? पहली बार जिक्र जो बजट 2006 से 7 आया था, इसमें किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी का। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था। और जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो भारत के वित्त मंत्री है वो होती है, और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था हमारे देश में। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी किस समिति के सिफारिश पे आया था? केलेकर, केलेकर समिति के सिफारिश पे जीएसटी लागू किया गया था, केलेकर समिति के सिफारिश पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे इसका गठन हुआ, हुआ क्या कि सबसे पहले 19 एसबीआई 1806 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहले 1806 का एक याद रखिएगा, 1806 ईस्वी में एक बैंक का गठन किया गया था, बैंक ऑफ कोलकाता। किसका? बैंक ऑफ कलकत्ता। ओके, बैंक ऑफ कलकत्ता का गठन किया गया था 1806 में। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का गठन किया गया। फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास का गठन किया गया, बैंक ऑफ मद्रास का गठन किया गया। फिर क्या किया गया 1921 में, 1921 में इस तीनों को मिलाकर इंपीरियल इंपीरियल बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया इसको। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में फिर इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका नाम एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण से संबंधित क्वेश्चन आता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है? हम लोग जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो सकता है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था यह 2017 में समाप्त हो गया था। ठीक है, और यह 2012 से लेकर 2012 से 2017 के बीच चला था, 2017 के बीच चला था। बाद में इसको मोदी सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया और वर्तमान में अब वार्षिक योजना आता है। ठीक है, वार्षिक योजना, हमेशा वार्षिक योजना आता है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1951 में आया था। और यह योजना अवकाश 1966 से 1969 तक योजना अवकाश माना जाता है, ये फैक्ट याद है। रोलिंग प्लान कब आया था? रोलिंग प्लान भी योजना से संबंधित है और यह आया था 1978 में, रोलिंग प्लान आया था 1978 में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत में अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका है और पंचवर्षीय योजना अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? वह 100% है। ऑप्शन सी 100, जो हमारी रेलवे है उसमें अगर कोई विदेशी कंपनी निवेश करना चाहती है तो चाहती है 100% निवेश करना, तो भी वो कर सकती है। ठीक है, और यह कब से लागू किया गया? तो 24 जुलाई 1991 से नियम लागू कर दिया गया, जब हम लोग उदारीकरण की तरफ बढ़ रहे थे, यानी विदेशी कंपनी को हम लोग अपने तरफ शरण दे रहे थे, यानी विदेशी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए जब इनवाइट कर रहे थे, तब जाकर ये सब फाइनल किया गया था। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, किस देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? किसी देश की व्यक्तियों की जो आय है वह विषमता ज्ञात करती है, तो वह लॉरेंज वक्र ज्ञात करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लॉरेंज वक्र वर्ष 1905 में विकसित किया गया था। कब 1905 में विकसित किया गया था? यह वही समय है जब मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार आया था, सॉरी मार्ले मिंटो सुधार नहीं, बंगाल विभाजन हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था। ठीक है, लॉरेंज वक्र किससे? तो किसी देश की व्यक्तियों की आय की विषमता जो है यह ज्ञात करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस कहाँ, यहाँ पर है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो देवास में है। भारत में 4 जगह नोट छपते हैं, 4 जगह नोट छपते हैं, कहाँ कहाँ? जिसमें 2 भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है और 2 आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है। यह जगह याद रखिएगा, देवास में एक नोट छपता है। ठीक है, देवास, नासिक, देवास और नासिक, मैसूर,
मैसूर और सालवानी, सालवानी ये चार जगह क्या छपता है, नोट छपता है, ठीक है, नोट छपता है। लेकिन सिक्का कहाँ कहाँ छपता है, जहाँ सिक्का छपता है उसको टकसाल बोला जाता है, टकसाल बोला जाता है। भारत में कहाँ कहाँ पे टकसाल है, तो मुंबई में है, कहाँ पे, एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है, मुंबई में हैदराबाद में है, ठीक है, और एक कलकत्ता में है, कोलकाता में, और एक नोएडा में है, ठीक है। ये चार जगह टकसाल है, यानी यहाँ चार जगह सिक्के छपते हैं। जो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है, जो नोट छपने के लिए जो पेपर होता है वो होशंगाबाद से आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से चार बड़े राज्य में से कौन नहीं है, तो देखिए चार बड़े राज्य पहले कौन है ये याद रख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे यूपी आता है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे बिहार आता है, फोर्थ नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, और फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, तमिलनाडु आता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, चार बड़े राज्यों में नहीं है, तो यहाँ पे बिहार तो है तीसरे स्थान पे, उत्तर प्रदेश पहले, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, डी तमिलनाडु है कितने स्थान पे, पांचवें स्थान पे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सब 2011 की जनगणना के अनुसार हुआ है। बिहार में अभी जातिगत जनगणना 2023 रिलीज कर दिया गया, जिस पे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा एमसीक्यू का। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें एक प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे मात्र 17 लोग व्यक्ति रखते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। पूरे भारत का कितना है जनसंख्या घनत्व, 382 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1028 है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है 13 नंबर। बिहार, यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार से संबंधित है। बिहार का राज्यपाल देख लेते हैं, बिहार का राज्यपाल कौन है, यह है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ विश्वनाथ अर्लेकर है, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम था परम 8000। जो पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का, ए है ऑप्शन ए राइट आंसर। जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो सीडेक के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा, सीडेक के द्वारा बनाया जाता है। और इसका स्थापना कब, 1988 में किया गया था सीडेक, और इसका हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। ओके, अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर है, फ्रंटियर, फ्रंटियर है। और ये किस देश का है, यूएसए यानी अमेरिका का है। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, एचपी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ 2012 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके 2012 में। 5G कब स्टार्ट हुआ, 2023 में स्टार्ट हुआ। 5G सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 5G सबसे पहले जो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसमें लॉन्च किया गया था। 4 अक्टूबर को महात्मा गांधी के माफ कीजिएगा, किसके, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। भारत दुनिया में सबसे पहले 5G कहाँ चला था, दक्षिण कोरिया में चला था। कहाँ, साउथ कोरिया में कब चला था, 2019 में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यूके, यूके का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। यूके का जो शेयर मूल्य सूचकांक है वह है FTSE 100, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, FTSE 100। और भारत का कितना है, क्या है, BSE सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स भारत का है शेयर मूल्य सूचकांक। और कोई देश का देख लेते हैं, जैसे टोक्यो जो जापान का है उसका क्या है, निक्की है, निक्की कहाँ है, टोक्यो जापान का है। ब्रिटेन का पूछा है तो और देश का भी पूछ सकता है, जैसे न्यूयॉर्क यानी यूएसए का क्या है, डी जोन्स, डी जोन्स है, क्या है, डी जोन्स है, ओके डी जोन्स है। ब्राजील का वो वो वेवेक्सपा है, ठीक है, वो वेस्पा है, ठीक है, वे वेस्पा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है, आरबीआई गवर्नर वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है, ओके शक्तिकांत दास, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था, 1934 में एक्ट आया था। इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं, आरबीआई को बोलते हैं बैंकों का बैंक, ठीक है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है मौद्रिक नीति, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया था। स्वामित्व आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा जारी किया गया था, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है 2 वर्ष पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया हुआ कहाँ पढ़ता था, वह आईआईटी बॉम्बे में पढ़ता था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और उसका नाम था उदय कुमार, क्या नाम था, उदय कुमार उसका नाम था।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? फिनलैंड था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह कार्बन कर इसके घोषित किया गया था। 2017 में एक रिपोर्ट आया था ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का। इसमें यह पाया गया कि लगभग जो चीन जो है सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है। 27% कार्बन का उत्सर्जन चाइना करता है। सेकेंड में यूएसए आता है जो 15% करता है, और थर्ड में जो है वह भारत आता है जो 7% कार्बन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए यूरोपीय यूनियन जो सभी देश है वह मिलकर केवल 10% कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। जो CO2 है इसको जीवाश्म ईंधन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस ईंधन के नाम से? जीवाश्म ईंधन के नाम से हम लोग CO2 को जानते हैं। जीवाश्म ईंधन के नाम से CO2 को जानते हैं। जो ग्रीन हाउस भी आता है, ग्रीन हाउस गैस जो आता है इसमें CO2 आता है। ग्रीन हाउस का थोड़ा कंसेप्ट आप यहाँ समझिएगा। होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस होता है हमारे वातावरण के ऊपर, जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, जमा हो जाता है, और जो भी हमारे पृथ्वी से हीट है वह वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता है, वह वायुमंडल में ही रखता है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। 19 नंबर है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है कीवी। ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और कीवी जो है, कीवी फल भी होता है भारत में, जो टाइफाइड में लोग खाया करते हैं। टाइफाइड बीमारी में जो होता है इसमें कीवी फल खाया करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। दुनिया का सबसे छोटी पक्षी कौन है? सबसे छोटी पक्षी याद रखिएगा, बहुत लोग कीवी को मानते हैं छोटी पक्षी, लेकिन ये नहीं है, यह है हर्मिंग बर्ड। हर्मिंग बर्ड जो है यह दुनिया का सबसे छोटी पक्षी है, और सबसे बड़ा पक्षी की अगर बात किया जाए तो कौन है? वह है शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, ये जो कीवी है ये तो चिड़िया है, लेकिन ये उड़ती नहीं है। न उड़ने वाली चिड़िया, और न उड़ने वाली चिड़िया कौन सा है? न उड़ने वाली चिड़िया कौन सा है? वह कीवी है, न उड़ने वाली चिड़िया। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? तो वह क्रूजर नेशनल पार्क, जो दक्षिण अफ्रीका में। क्रूजर याद रखिएगा, क्रूजर क्रूजर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो वह साउथ अफ्रीका में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20 नंबर। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा रियल है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर का, रियाल नहीं मारिए, रियाल सऊदी अरब का मुद्रा है। किसका? सऊदी अरब का। सऊदी अरब का मुद्रा है रियाल। ठीक है, चलिए, और ये जो बिर है इसको बिर बोलते हैं। बिर जो है इथियोपिया का मुद्रा है। किसका? इथियोपिया का मुद्रा है। किस देश का? इथियोपिया का। और रूबल किस देश की मुद्रा है? रसिया का मुद्रा क्या है? रूबल है। रसिया का मुद्रा रूबल है। और देश का देख लेते हैं, जैसे है मैक्सिको। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो वह पीसो है। मैक्सिको की मुद्रा पीसो है। पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है। इंडिया की मुद्रा रुपया है। चाइना का मुद्रा क्या है? युवान है। चाइना का मुद्रा युवान है। और जापान की मुद्रा क्या है? एन है। जापान की मुद्रा एन है। ओके। यूएस की मुद्रा क्या है? डॉलर है। यूएस की मुद्रा डॉलर है। श्रीलंका का मुद्रा क्या है? श्रीलंका का मुद्रा भी श्रीलंकन रुपया है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश का मुद्रा रुपया टका है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कौन महलों का शहर कहा जाता है? महलों का शहर कहा जाता है किसको? कलकत्ता को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा शहर के क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 7 टापुओं का शहर किसको बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोला जाता है। और भारत का बगीचा किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का बगीचा बोला जाता है। बेंगलुरु को भारत का बगीचा। जयपुर को पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। ओके। साइंस सिटी बेंगलुरु को ही साइंस सिटी बोलते हैं। साइंस सिटी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को ही बोलते हैं साइंस सिटी बेंगलुरु को। और भारत का बगीचा किसको बोलते हैं? भारत का बगीचा भी बेंगलुरु को ही बोलते हैं। 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं। नहीं तो अगर आप पीडीएफ केवल देखिएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। कल भी हम लोग देखे थे कानपुर को उत्तर भारत का। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं। ओहो, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल हो गया। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। ओके। पूर्व का मैनचेस्टर किसको? ओसाका को बोलते हैं। बाकी लिली का देश इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो लिली का देश कनाडा को बोलते हैं। ठीक है, कनाडा को बोलते हैं लिली का देश। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है? तो विजय माल्या को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसको? विजय माल्या को। विजय माल्या किस कंपनी, इनका कंपनी का नाम है क्या है? किंग फिशर है। और क्या है? यह शराब की कंपनी है। शराब की बहुत बड़ा कंपनी है किंग फिशर। जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो आईपीएल का टीम है, यह किसका है? यह विजय माल्या का ही है। और इसको दिवालियापन घोषित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? दिवालियापन घोषित कर दिया गया। और ये वर्तमान में विदेश में रहते हैं, कई अलग अलग देश में निवेश करते हैं और वहीं से अपना बिजनेस चलाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और इसमें केजरीवाल जो है,
केजरीवाल कौन है? तो वर्तमान में दिल्ली के सीएम है। ये याद रखिएगा। शाहरुख खान और सलमान खान क्या है? बॉलीवुड के हीरो हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, यह मुंबई की प्रथम परख नली शिशु थी जो, और 2016 में इन्होंने शिशु को जन्म दिया था। हर्षा जो है वह मुंबई की प्रथम परख नली शिशु थी, और इनका जन्म कब हुआ था? 2016 में हुआ था। जो परख नली है इसमें क्या होता है? तो यहाँ से जो होता है स्पर्म और ओवम से जो होता है वह जाइगोट वगैरह लेकर एक परख नली में रख और इसको आर्टिफिशियल तरीके से, फिर इसको एक तरीके आर्टिफिशियल तरीके से इसको बना दिया था, और फिर किसी अदर मदर के जो है वह यूट्रस में इसको डाल दिया था और वहां इसका विकसित होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर किसी लेडीज को यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, वो बच्चा वगैरह नहीं दे पाते हैं, तो ये फिर इस प्रोसेस से उनका बच्चा होता है। ठीक, लेकिन डीएनए वगैरह सब उन्हीं मदर से मिलता है जो उनका लिया जाता है उनसे स्पर्म और ओवम। ठीक, चलिए आप ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट 23 नंबर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हर्षा। हर्षा जो है इसका नाम है। दुनिया में सबसे पहले कौन जन्म ली थी? जो परख नली से सबसे पहले जो जन्म ली थी उसका नाम था जोए ब्राउन। क्या था? जोए 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 ब्राउन। इंजॉय से याद रखिएगा, जोए ब्राउन। ठीक है, जोए ब्राउन। यह कब जन्म लिया था? यह 1978 में जन्म लिया था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में परख नली से जन्म लेने वाला पहला जो है यह जो यह लड़की है। ठीक है, यह क्या है? लड़की है। इसका जन्म हुआ था जोए ब्राउन, जो 1978 में इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गा बनर्जी। जो अच्छा एयरफोर्स की अगर बात कर दे, वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रथम प्रथम फीमेल पायलट याद रखिएगा कौन थी? हरिता कौर। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है हरिता कौर देओल। हरिता कौर देओल जो है प्रथम वायुसेना की पायलट रह चुकी है। और चलिए, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन रही है? पी बंदोपाध्याय रही है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे बता दिए। 25 नंबर से, किसको महामना के नाम से जानते हैं? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। किससे राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, और राजीव गांधी सबसे युवा थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो मदन मोहन मालवीय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय जो है यह इनका योगदान कहाँ कहाँ रहा है? तो महात्मा गांधी जो 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसने किए थे? हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही 1916 में बीएचयू का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? बीएचयू का स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था बीएचयू का? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। या उस समय जो वायसराय थे उन्हीं के द्वारा किया गया था, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस दिन हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो कुछ समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम है द लीडर, अभ्युदय, द लीडर, अभ्युदय, द लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान, ये सब किसके द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था? यह पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला गया था। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो कांग्रेस के द्वारा समिति बनाया गया था, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? तो वह देवकी रानी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, देवकी रानी। कब दिया गया था? 1969 में इनको दिया गया था। कब? 1969 में देवकी रानी को दिया गया था। देवकी रानी को 1969 में दिया गया था। जो दादा साहब फाल्के कौन थे? तो यह भारतीय जो फिल्म है इसके जगत के जनक माने जाते हैं। जो फिल्म है इसके जगत माने जाते हैं दादा साहब फाल्के। और 1913 में इन्होंने एक फर्स्ट फिल्म निकाला था राजा हरिश्चंद्र। कौन सा? राजा हरिश्चंद्र, जो साउंडलेस था, जिसमें साउंड नहीं था, इन्हीं के द्वारा निर्देशित किया गया था दादा साहब फाल्के को। 1913 में ही जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिनके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनके द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखा गया था। और 1913 में ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। फर्स्ट एशियन व्यक्ति थे जिनको यह साहित्य के नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। नोबेल पुरस्कार से संबंधित आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल ही रिलीज हुआ है नोबेल पुरस्कार के विजेता किसको किसको दिया जाएगा, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य एक प्रसिद्ध आलोचक है। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आलोचक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ला का भी नाम होता है। ये काफी जो है प्रसिद्ध होते हैं हिंदी साहित्य के आलोचक के रूप में।
जो आचार्य रामचंद्र के पुस्तक का नाम है चिंतामणि, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें कुछ डिस्कशन करने वाला है नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक जायसी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जायसी है पद्मावत के लेखक। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया था, पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और यह 1541 ईस्वी में लिखा गया था। कब? जो ये जायसी है किसके दरबार में? शेरशाह के दरबार में रहते थे, और इसी के दरबार में, इसी के शासन काल में पद्मावत की रचना किए थे जायसी के द्वारा, ठीक है। तुलसीदास जो किसके थे? ये तुलसीदास थे अकबर के समकालीन थे, किसकी? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तुलसीदास कबीरदास का एक पुस्तक है जो एग्जाम में आता है जिसका नाम है बीजक। बीजक किसके द्वारा लिखा गया था? कबीरदास के द्वारा लिखा गया था बीजक पुस्तक। और ये हो गया। ये जो निराला जी है, निराला जी इनका जो पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका नाम है क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत प्रसाद त्रिपाठी इनका नाम है, याद रखिएगा। और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन है? आधुनिक भारत के हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना जाता है इनको, सूर्यकांत त्रिपाठी को। आधुनिक भारत का हिंदी का सबसे बड़ा कवि, हिंदी का सबसे बड़ा कवि इनको माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को। 29 नंबर क्वेश्चन है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इससे इसके अलावा और कोई फैक्ट इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र गुहा, ठीक है। चेतन भगत के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया था? चेतन भगत के द्वारा वन अरेंज्ड मर्डर, 5 पॉइंट समवन, वन अरेंज्ड मर्डर, 5 पॉइंट समवन, ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था। सुरेश मेनन के द्वारा पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट, पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट सुरेश मेनन के द्वारा लिखा गया था। नवीन चावला के द्वारा पुस्तक लिखा गया था मदर टेरेसा, मदर टेरेसा लिखा गया था पुस्तक नवीन चावला के द्वारा। फेथ एंड कंपेशन नवीन चावला के द्वारा ही लिखा गया था। और ये है, इसमें हो गया, ठीक है, सभी हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, रामचंद्र गुहा के द्वारा इंडिया आफ्टर गांधी लिखा गया था, और पुस्तक लिखा गया था भारत नेहरू के बाद भी, इंडिया आफ्टर गांधी और भारत नेहरू के बाद, याद रखिएगा, भारत नेहरू के बाद भी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? रामचंद्र गुहा के द्वारा ही लिखा गया था। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट गांधी बिफोर इंडिया, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट गांधी बिफोर इंडिया, ये पुस्तक रामचंद्र गुहा के द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब तक का पर्यटक स्थल है? तो वह वीर सावरकर का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इनको किस जेल में बंद किया गया था? इनको पोर्ट ब्लेयर जेल के सेलुलर जेल में, सेलुलर जेल में इनको बंद किया गया था, जो कहाँ पे? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और वर्तमान में उस जेल के कमरा का नाम भी वीर सावरकर के नाम पे है, और उसको अब पर्यटन के तौर पे इसको बना दिया गया, उस पे लोग जाके देखते हैं। कितना साल के लिए? 20 साल के लिए इनको काला पानी की सजा दिया गया था और वहां पे बंद कर दिया गया था वीर सावरकर को। वीर सावरकर जो थे यह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और मित्र मेला जो का गठन जो इन्हीं के द्वारा किया गया था, वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। और 1857 की क्रांति पे इन्होंने एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम था 1857 की भारत की स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति। इन पुस्तक वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया था, और इसको अंग्रेजों के द्वारा इस पुस्तक को बैन भी कर दिया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बैन भी कर दिया गया था इस पुस्तक को। बाकी अन्ना हजारे जो है गांधीवादी चिंतक थे, जिनके द्वारा आंदोलन किया गया था दिल्ली के रामलीला मैदान में, ये भी फैक्ट याद रखिए। जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय योजना सरकार को दिए थे 1950 में, और इन्हीं के इस जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी हमारी जेल डायरी भी एक पुस्तक है, जो जयप्रकाश नारायण जब जेल में थे तो एक पुस्तक लिखे थे हमारी जेल डायरी, ये किससे संबंधित है? ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति 1974 में इन्हीं के द्वारा चालू किया गया था पटना के गांधी मैदान में। 32 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल के लिए एट चिन्ह चुना है, ईमेल के लिए रे टॉमिल्सन के द्वारा चुना गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रे टॉमिल्सन, ठीक है। रे टॉमिल्सन के द्वारा ही ईमेल का जनक किसको माना जाता है? रे टॉमिल्सन को माना जाता है ईमेल का जनक, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, www जो हम लोग यूज करते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, इसका किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? टिम बर्नर्स। ये क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसी एग्जाम में आया था, इसलिए बताएं, टिम बर्नर्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। बिल गेट्स क्या चीज का आविष्कार किए थे? बिल गेट्स जो है वह स्थापना किए थे माइक्रोसॉफ्ट का, किसका? माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना बिल गेट्स के द्वारा किया गया था। स्टीव जॉब्स किसके? तो एप्पल के हैं, ठीक है। एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स है। फेसबुक यानी फेसबुक या मेटा, ठीक है, एग्जाम में अब मेटा आ रहा है क्योंकि इसका हाल ही में चर्चा में था, तो मेटा के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। कौन है?
मार्क जुकरबर्ग मेटा के संस्थापक है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। किस बैंक ने अपनी कर्मचारियों को घर से बैंक की सर्विस अभिगम करने की इजाजत दी है? तो आईसीआईसी दी है। देखिए ये एग्जाम जो क्वेश्चन बैंक का 2017 का है, इंटर वाला बिहार यूनिवर्सिटी का, तो उस टाइम का एक करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में होता है, इनमें से कौन सा लेखक या लेखिका है जिनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो होता है वो बिहार में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को बिहार में हुआ था। 1921 को जन्म बिहार में हुआ था, जो ओराही हिंगा गांव में फॉरबिसगंज में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और इनका मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल जो है काफी मैला आंचल जो है, मैला आंचल इनका एक काफी फेमस उपन्यास है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु से, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? यह बिहार के एग्जाम में आता है, तो यह पूर्णिया क्षेत्र से। ये जो है मैला आंचल जो पुस्तक है, इसमें जो कहानी बताया गया, जो भी उपन्यास बताया गया, ये पूर्णिया क्षेत्र से संबंधित है और इसलिए ये काफी फेमस हो जाता है। ये पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्णिया से। जो प्रेमचंद्र है भारत का सबसे बड़ा उपन्यासकार, भारत का सबसे बड़ा उपन्यासकार किसे माना जाता है? प्रेमचंद्र को माना जाता है। उपन्यासकार प्रेमचंद्र को माना जाता है सबसे बड़ा, ठीक है। प्रेमचंद्र की कहानी जो है वो कहानी का संग्रह कौन सा है? मानसरोवर है। मानसरोवर में प्रेमचंद्र की कहानी का संग्रह बताया गया है। महादेवी वर्मा कहाँ है? तो यह छायावादी कावित्री है। छायावादी क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा छायावादी कावित्री है? तो महादेवी वर्मा जो है वह छायावादी कावित्री थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में एक साथ भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न दोनों को एक साथ दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और शहनाई वादक और कौन कौन है? तो ये याद रखिएगा, दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई वादक है। अली अहमद हुसैन अली, अहमद हुसैन अली ये क्या थे? यह हुसैन अली खां, ठीक है। यह क्या थे? ते भी शहनाई वादक से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी हम लोग वायलिन वीणा सितार हम लोग इसके बारे में कल के सेट में भी बहुत, जो सेट 6 है उसमें भी बहुत डिटेल में वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ है। इसमें से कौन सा गायन शैली जो है गायन शैली जो है वह नवाब वाजिद अली के दरबार से शुरू हुआ है? तो यह जो है ठुमरी जो है वाजिद अली के दरबार से शुरू हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठुमरी, ठीक है, ठुमरी। बाकी और सब तराना एक होता है, तराना जो है वो कारकस प्रकृति का राग है, ठीक है। ख्याल जो है वो स्वर प्रधान कहा, एक गायन शैली है, स्वर प्रधान एक गायन शैली है। धूम्रपद गायन शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। धूम्रपान गायन शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठुमरी है, ये किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराना से संबंधित है। ये एसएससी में एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार एसएससी के एमटीएस जो एग्जाम है सब में क्वेश्चन आता है, ठुमरी और किस घराना से संबंधित है? घराना से रिलेटेड कौन सा गायन शैली किस घराना से संबंधित है? 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। प्लस में किसके द्वारा? एक और आदमी थे जिनका नाम था सी आर दास। क्या नाम था? सी आर दास नाम था। सी आर दास के द्वारा किया था, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि चुनाव लड़ना, चुनाव लड़कर संसद में जाना और वहां पे जो अंग्रेज की जो भी नीतियां हैं, अंग्रेज का जो भी नीतियां उसका पर्दाफाश करना संसद में, ठीक है। और ये सफल भी हुए। 1925 में जो है वह केंद्रीय विधायक मंडल, जो विधायक मंडल था, केंद्रीय विधायक मंडल था 1925 में, उसका स्पीकर किसको बनवा दिए ये लोग? स्पीकर जो बनवा दिए थे, स्पीकर विठल भाई पटेल को इसका स्पीकर भी बनवा दिए थे। अपने काम में सफल भी हुए थे स्वराज पार्टी के लोग। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। कौन सा लेखक लेखिका है जो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं? तो वह झुम्पा लहड़ी है, जो अंग्रेजी के बजाय क्या लिखते हैं? इटालियन में लिखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, झुम्पा लहड़ी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और विक्रम सेठ का जो एक कुछ पुस्तक है, याद रखिएगा, विक्रम सेठ का पुस्तक है ए सूटेबल बॉय किसका पुस्तक है? विक्रम सेठ का पुस्तक है। गोल्डन गेट टू लाइव जो है यह पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। झुमड़ी लाहिड़ी के द्वारा झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया? द नेम सेक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया।
इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक भी झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अरुंधति की रॉय के द्वारा द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक भी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है किनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की है। ऑप्शन ए राइट आंसर देगा, युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, युवराज सिंह को जो 2011 को वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टेस्ट ऑफ सीरीज भी इनाम इनको दिया गया था। वर्तमान में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में। ठीक है, 4 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, आज ही से स्टार्ट होने वाला है। तो यह युवराज सिंह के द्वारा ठीक है ये मिला था। युवराज सिंह का पुस्तक है और 2011 में युवराज सिंह को मिला था। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, सुनील इसमें सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा? सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। राहुल द्रविड़ के द्वारा लिखा गया था। राहुल द्रविड़ टाइमलेस स्टील, राहुल द्रविड़ टाइमलेस स्टील, टाइमलेस स्टील पुस्तक राहुल द्रविड़ के द्वारा लिखा गया था। इनको दीवार के नाम से भी जानते हैं। दीवार के नाम से भारतीय क्रिकेट में कभी आउट ही नहीं होते थे, बस विकेट के सामने दीवार के रूप में खड़ा रहते थे। धोनी का जो पुस्तक है एमएसडी, ठीक है, एमएसडी जो है, एमएसडी द मैन द लीडर, द मैन द लीडर, ये पुस्तक किसका है? एम एस महेंद्र सिंह धोनी की आत्मकथा। महेंद्र सिंह धोनी का एक पुस्तक आता है जिसको हमने 2 बार पढ़ चुका है और हम आपको भी सजेस्ट करेंगे, आप जरूर पढ़िएगा, कम से कम एक बार जरूर पढ़िएगा। फ्लिपकार्ट में वही 139 से 40 मतलब 150 के आसपास आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, एक पुस्तक का द थिंक, ठीक है, द थिंक एंड विन लाइक धोनी, काफी बेस्ट पुस्तक है। ठीक है, द थिंक एंड विन लाइक धोनी, ये पुस्तक बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छा आपको इसमें सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखिएगा अपने लाइफ में, और अपने लाइफ में अगर अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, काफी आपका वो सुकून से और अच्छा से रह पाइएगा। ठीक, द थिंक एंड विन लाइक धोनी काफी अच्छा पुस्तक है, आप जरूर एक बार पढ़िएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इनको कब दिया गया था? तो 1998 में इनको दिया गया था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देख ले, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1968 से दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता था। हाल ही में कल ही मतलब 3 अक्टूबर को ही एक घोषणा हुआ था। क्या चीज का? नोबेल पुरस्कार का घोषणा हुआ था। क्या चीज में? मेडिसिन में घोषणा हो चुका है, और फिजिक्स में घोषणा हो चुका है। तब देख लेते हैं मेडिसिन में किसको किसको दिए जाने की बात की गई है। मेडिसिन में 2 लोगों को दिए जाने की बात की गई है। ठीक है, कैटालिन कारी को, क्या? कैटालिन कारी को, याद रखिएगा 2023 का नोबेल पुरस्कार हम बात कर रहे हैं, कैटालिन कारिको को दिया जा चुका है, कैटालिन कारिको। और एक नाम याद रखिए, ड्रू विशमैन, क्या? ड्रू 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 विशमैन, ये 2 लोग को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। और फिजिक्स के क्षेत्र में किसको? 3 लोग को दिया गया। एक पियरे एगोस्टिनिन का नाम है, एक क्रूज, ठीक है, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंकरे क्रूज, और एनी अल ह्यूरियर इनका नाम है। क्या है? एनी अल ह्यूरियर इसका एक नाम है, ह्यूलियर। ठीक है, ये 3 लोग को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया और 2 लोग को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। छऊ, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त जो है वह पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का इन जगहों का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छऊ झारखंड में। बिहार का और कौन कौन सा लोक नृत्य है? तो यह बिहार का और कौन कौन सा लोक नृत्य है, यहाँ पे याद रखिए। बिहार का धुमकुड़िया कहाँ का है? बिहार का ही और लोक नृत्य है धुमकुड़िया, जट जाटिन। ठीक है, हम बोल देते हैं, आप सुन लीजिएगा। धुमकुड़िया, जट जाटिन, विदेशिया, पमरिया, झिझिया, समा चेकवा, जतरा, डंगा, ये सब कहाँ का? बिहार का है। उत्तर प्रदेश का और लोक नृत्य कौन कौन सा है? नौटंकी है, रामलीला है, रासलीला है, ठीक है, चरकुला है, कजरी है, ये सब कहाँ का है? तो यह उत्तर प्रदेश का। मिजोरम का कौन कौन सा है? बांस नृत्य है, चेराव, चेलम, ये सब मिजोरम का है। मध्य प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का है निमाड़, काठी, गणगौर, पफरिया, ये सब मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? जो भाग 4 है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। भाग 1 में क्या दिया गया? तो संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई, संघ एवं प्रदेश की बात की गई है भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई, किसका? नागरिकता की बात की गई। भाग 3 में मौलिक अधिकार का बात किया गया, किसका? मौलिक अधिकार का बात किया गया। ठीक है,
भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद आता है, भाग 2 में आता है 5 से 11 अनुच्छेद, भाग 3 में आता है 12 से 35 तक और भाग 4 में आता है 36 से 51 अनुच्छेद तक आता है। ठीक है, जो भाग 4 है यह भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। भाग 4 में जो है इसी को केटी शाह के द्वारा किया गया था, एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी मर्जी से करेगा, केटी शाह के द्वारा किया था। भाग 4 को ही संविधान का आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा किसके द्वारा? तो जी ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था संविधान का आत्मा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो हमारे भारतीय संविधान के 51 अनुच्छेद जो राज्य के नीति तत्व है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। ठीक है, और इसमें गांधी जी के जो सोच है, गांधी जी के थिंकिंग से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? तो वो 40वां अनुच्छेद है जो पंचायती राज से संबंधित है, गांधी जी से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या चीज का भाषा का बात किया गया? थोड़ा सा हम पेन को और मोटा कर लेते हैं। ठीक है, भाषा की बात की गई है और इसमें कितने 22 भाषाओं की बात की है। मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है। हम लोग पूरा अनुसूची देख लेते हैं। 1 नंबर अनुसूची में क्या उल्लेख है? संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई। 2 नंबर अनुसूची में वेतन की बात किया गया। ठीक है, तीसरे नंबर अनुसूची में शपथ की बात की गई है। चौथे नंबर अनुसूची में किसका बात की गई है? तो राज्यसभा यानी जो है राज्यसभा एवं केंद्र शासित प्रदेश प्लस यूटी की जो है वो प्रतिनिधि की बात की गई है। ठीक है, राज्यसभा में यूटी की प्रतिनिधि की बात की गई है। राज्य और स्टेट प्लस यूटी की राज्यसभा में किसका क्या प्रतिनिधि होगा, इसका बात किया गया। 5वीं अनुसूची में जो है एससी और एसटी के विषय से संबंधित है। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? असम असम असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से संबंधित है। 7वीं नंबर अनुसूची जो है वह शक्तियों का विभाजन से केंद्र और राज्यों के बीच। 8वीं नंबर अनुसूची भाषा से 9वीं अनुसूची जो है वह 9वीं अनुसूची किससे? तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ये टोटल 12 अनुसूची है हमारे संविधान में। 395 अनुच्छेद है और 22 भाग में हमारा संविधान बटा हुआ है। केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, इसके तहत बोला गया था जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें कभी चेंजिंग नहीं किया जा सकता, यानी जो 395 अनुच्छेद है या 395 ही रहेगा हमेशा, 396 कभी भी नहीं हो सकता है। इसको ए बी सी करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में कितना? 22 भाषा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और सबसे ज्यादा दिन तक माफ कीजिएगा राष्ट्रपति यही रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। इनको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। क्या? अजात शत्रु के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अजात शत्रु के नाम से जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, जो यह फर्स्ट राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक होता हुआ उसमें अस्थाई अध्यक्ष इनको चुना गया था। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। झंडा के यथार्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? यथार्थ समिति का अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित माफ कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। और कौन सी क्रम की है? द्रौपदी मुर्मू जो है यह सेकेंड महिला है, सेकेंड महिला और फर्स्ट जनजातीय महिला है जो संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। और यह भारत के 15वें नंबर के कौन से राष्ट्रपति है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो हम लोग का संविधान का डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है वह किस देश के संविधान से? वह ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया है? तो यह स्पेन के संविधान से लिया है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ये नहीं आता, इतना डीप में नहीं जाता है। ठीक, तो लेकिन बता दिए। तो स्पेन के संविधान से लिया गया। और कौन कौन से देश से लिया गया है? ठीक है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए? तो संसदीय प्रणाली लिए हैं। क्या लिए हैं? संसदीय प्रणाली लिए हैं। कानून की शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, सब इंग्लैंड के संविधान से हम लोग लिए हैं। ठीक है, जापान के संविधान से क्या लिए हैं? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से हम लोग कुछ नहीं लिए, तो ये हो गया जापान से। ठीक है, बाकी और अमेरिका के संविधान से हम लोग बहुत ज्यादा चीज लिए, जैसे जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का शक्ति का अधिकार। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, जो हम लोग का वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, ये सब किससे लिए? यह जो है अमेरिका के संविधान से लिए हैं।
फ्रांस के संविधान से क्या लिए हैं? फ्रांस के संविधान से हम लोग लिए हैं गणतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सब किससे लिए? फ्रांस के संविधान से लिए। अभी जो चर्चा में कौन है? कनाडा। कनाडा बहुत चर्चा में। कनाडा के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं संघीय ढांचा। संघीय ढांचा किस देश के संविधान से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। और जो शक्ति का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य? तो टोटल जो है 2 सदस्य मनोनीत करते थे, अब नहीं किया जाता है, अब नहीं किया जाता है। इसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, 2019 में जो हुआ था इसको अब खत्म कर दिया गया। अब जो राष्ट्रपति है वह एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो दो लोकसभा में दो मनोनीत करते थे वह कहीं भी राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में कहीं भी अब मनोनीत नहीं किया जाएगा एंग्लो इंडियन का, वो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। लोकसभा हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। वर्तमान में लोकसभा में 552 सदस्य हैं, लेकिन जो नया संसद भवन बना है इसमें 888 संसद बैठ सकते हैं लोकसभा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर देगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। कब? 1974 में पटना के गांधी मैदान में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अच्छा, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के बलिया जिला में इनका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण का बलिया जिला में जन्म हुआ था। बाकी यहाँ अन्ना हजारे तो हम लोग जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो है वह सेकंड प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यही प्रधानमंत्री बने थे। जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इन्हीं के समय हुआ था 1965 में। जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के समय हुआ था। विनोबा भावे के बारे में हम लोग जानते हैं, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, लेकिन इनके बारे में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं पीछे में। हम लोग देख लेते हैं ना कुछ प्लान के बारे में। जो आजादी के समय बहुत अच्छा कुछ प्लान आया था जिससे देश का विकास हो सके। सरकार को बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे, कुछ शुभचिंतक थे जो सरकार को सलाह दे रहे थे। इसी में आता है एक बॉम्बे प्लान। ठीक है, कौन आता है? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान कब? 1944 में आया, लाया गया था। और किसको? बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा इसको तैयार किया गया था बॉम्बे प्लान। ठीक है, उसके बाद गांधी आबादी योजना आया था। गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना किसके द्वारा दिया गया था? गांधीवादी योजना ये भी 1944 में ही आया था, 1944 में। और इसको श्रीमन नारायण के द्वारा दिया गया था। श्रीमन नारायण के द्वारा इसको दिया गया था। श्रीमन नारायण के द्वारा किया था। जन योजना, जन योजना का संबंध किससे है? जन योजना जो है यह 1945 में दिया गया था और यह एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। जन योजना एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। नागपुर योजना जो सड़क से संबंधित है, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग डिस्कस किए नागपुर योजना के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। इस ऑप्शन में देखें तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा म्यांमार बांटता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। लेकिन पूरा ओवरऑल देखें तो सबसे कम जो अफगानिस्तान के साथ लगता है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर लगता है, जो पीओके के एरिया उसके साथ लगता है। ओके, जो बांग्लादेश के सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। सर्वाधिक जो हम लोग का स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, कितना लगता है? 4496 किलोमीटर लगता है। चाइना के साथ कितना लगता है? चाइना के साथ 3488 किलोमीटर लगता है, जो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आता है जिसे 3323 किलोमीटर का सीमा लगता है। उसके बाद नेपाल आता है। नेपाल से कितना लगता है? 1751 किलोमीटर लगता है हम लोग का। कितना? 1751 किलोमीटर। फिर आता है म्यांमार से। म्यांमार से 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है। फिर आता है भूटान। भूटान से कितना सीमा लगता है? तो 699 किलोमीटर का सीमा लगता है। तब आता है अफगानिस्तान जिससे 106 किलोमीटर का सीमा लगता है। टोटल कितना देश हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 देश से भारत का स्थलीय सीमा लगता है। और इसका पूरा ये बता दिया गया कितना एरिया में, कितना किलोमीटर में लगता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य के मध्य से? बिहार के मध्य से नहीं गुजरता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कर्क रेखा जो भारत का है वह 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। और उत्तरी अक्षांश पे है, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। अगर वहीं दक्षिण में रहे तो इसको मकर रेखा बोलते हैं। दक्षिण में रहे मकर रेखा बोलते हैं। यह भारत के किस किस राज्य से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकल या तिब्बत में आती है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर आती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर आता है असम में, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और असम में ही माजुली द्वीप का निर्माण करता है, माजुली द्वीप का निर्माण करता है जो दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप। फिर उसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसका जहाँ पे इसका नाम क्या है? जमुना है। इसका नाम क्या है? जमुना है। ठीक है। पद्मा जो है गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम होता है? पद्मा हो जाता है गंगा नदी का बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश में। भीमा नदी जो है यह चंद्रभागा नदी का नाम है, भीमा नदी चंद्रभागा नदी का। और ये कहाँ बहती है? तो यह कर्नाटक में ठीक है, कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक में, तेलंगाना में, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में, ये तीन राज्य में ये बहती है चंद्रभागा नदी, जिसको हम लोग भीमा नदी के नाम से जानते हैं। ये टोटल जो है सामान्य अध्ययन जो हम लोग सेट 7 का टोटल जीके का क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर दिए। अब आएगा साइंस का क्वेश्चन, और सेट 8 से हम लोग जीके और साइंस का क्वेश्चन सेम लेके एक ही वीडियो में लेके आएंगे, मतलब एक ही पीडीएफ रहेगा। क्योंकि इस उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद से ना एक दिया है मैथ का क्वेश्चन, एक रीजनिंग का क्वेश्चन, फिर एक जीके का क्वेश्चन, फिर कहीं साइंस का क्वेश्चन। ऐसे में ढूंढने में मतलब काफी प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा क्वेश्चन छूट भी सकता है वैसे। तो हम लोग एक ही वीडियो में आएंगे, लेकिन डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसका आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।